अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में जरा तस्करा करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक जो कुछ पेशरफ्त हुई। कल एक केस की सुनवाई होनी थी, वो नहीं हुई। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने, अली अमीन गंडापुर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी, उनके ऊपर बात करेंगे। साथ में जरा बात करेंगे कि इस बजट में आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद वजीर आजम साहब को खुद नोटिस लेना पड़ गया। ऐसी क्या चीज की जिसके बाद तनकीद का जो बाजार है वो इतना गर्म हो चुका है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सीनियर साहब तजिया का डायरेक्टली ज्वाइन करें हम इस्लामाबाद से जनाब सैयद रिजवान शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, एक एक करके जरा मैं चाहता हूँ इन सारे मामलात को डिस्कस करते हैं, और मैंने आखिरी में आपके साथ जो ईरान इसराइल कशीदगी है उसके ऊपर बात करनी है। पहले इमरान खान साहब का जो केस कल होना था, क्या हुआ कि तकरीबन समात हो चुकी थी। एक लास्ट टाइम हमने देखा कि प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो तैयार नहीं, और कल जब समात एक्सपेक्टेड थी तो कल खुद जजेस जो वहां पे थे उनकी दस्तयाबी नहीं थी। मुन्नीर साहब, मेरा ख्याल है कि पिछले एक साल से 1.5 साल से मैं आपके साथ यही बहस कर रहा हूं कि आखिर वजूहात क्या हैं कि एक शख्स को इंसाफ मैसर नहीं। उसकी वजूहात क्या हैं? कभी वकील चले जाते हैं, कभी अदलिया में जजेस चले जाते हैं। आखिर मामला क्या है? आखिर इस चीज़ को लटकाया क्यों जा रहा है? तो अब बिल्कुल हमें साफ नज़र आता है कि शायद इमरान खान साहब को रिहाई नहीं किया जाना चाह रहे। और जो इंसाफ को मुहैया करने के हमारे इदारे हैं, हमारे जजेस हैं, उनकी आप जिम्मेदारी का अंदाज़ा इससे लगाएं कि अभी ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, ईद के बाद समाअत हुई है, वो उसके बाद फिर छुट्टी पर चले गए हैं। कभी प्रोसिक्यूटर छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी जजेस छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी कह रहा था कि ये अब अवाम में एक तशवीश है कि आखिर वजूहात क्या हैं कि ये क्यों नहीं किया जा रहा। वैसे भी आपने उस वक्त पहले कहा था कि शायद ईद से पहले खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। वो देखें, आप ईद के बाद भी अभी उनकी रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही। इसलिए नहीं नजर आ रही कि रिहाई तो उस वक्त हो सकती है, जमानत उस वक्त हो सकती है जब उनके केसों की कार्रवाई आगे चलेगी। जब समाअत ही आगे नहीं चल रही तो किस तरह ये जो है ना मामलात होंगे या रिहाई होगी। तो मेरा ख्याल है ये एक लम्हे फिक्री है हमारे लिए कि हमारी अदलिया इस मामले में क्या किरदार अदा कर रही है। क्या मैं शाह साहब, एक कल मैं सुन रहा था तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो गुफ्तगू, वो कह रहे थे कि हमें ईद से पहले तो उम्मीद नहीं थी ज्यादा कि केस चलेगा, खान साहब की रिहाई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की हर मुमकिन कोशिश थी कि खान साहब को कम से कम ईद के पहले जेल के अंदर रखा जाए। लेकिन कल जब समाअत मुलतवी हुई उसके बाद मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ का रहनुमा थे वो काफी दिल बर्दाश्ता नजर आए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का कुछ वाकया होगा जो कल हुआ। जी बिल्कुल, ये एक मैं समझता हूँ कि सेटबैक था। लेकिन मौजूदा क़यादत को तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए सेटबैक था। लेकिन कम से कम इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनके घर वालों के लिए और कारकुनों के लिए मेरा ख्याल है ये एक सेटबैक था। जो ऊपर की क़यादत है वो तो आपको पता ही है कि हर किस्म के जनों तरीकों से बहला रही है अपने वोटर्स को, अपने इमरान खान साहब के जो है सपोर्टर्स हैं सारे, उनको बहला रही है। और ये सेटबैक इस तरह भी आप कह सकते हैं कि मतलब अंदाजा नहीं था कि सारी चीजें पूरी थी, एक समाअत होनी थी, उसके अंदर एक फैसला होना था, और अचानक जज साहब भी चले गए। क्योंकि अमूमन ये होता है जब छुट्टियों से जजेस आते हैं तो उसके बाद वो फौरन तो जाते नहीं है। तो ऐसी क्या हम्म। इमरजेंसी हो गई थी कि जज साहब चले गए? सर, ये तो कोई होगा ना कोई ताखिर तो बाई से ताखिर भी होगा। और जज साहब ये बेहतर बता आपको पता सकते हैं, होगा वकील क्या क्या समात हो रहा है, ये कल में मुझे ये छब्बीस पूरा तारीख यकीन तक, है। 26 जून तक मुलतवी कर दी गई है मेरे ख्याल से। तब तक इस बजट का जो डॉक्यूमेंट वो हतमी तौर पर फाइनल भी हो चुका होगा। बजट अच्छा अच्छा, आपने फनी बात की है बीच में। अच्छा, देखिए, कुछ इशारे इसलिए ज़्यादा पैनिक नज़र आए हैं कल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, उनके इमरान खान साहब की बहनें, उनके अजीज़ और उनके कारकुन, क्योंकि अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे आपको पता है कि छुट्टियां आने वाली हैं अदालतों की, गर्मियों की। हम्म। तो अगर ये मामलात इस महीने के आखिर में और अगले महीने ये ना तय हुए तो फिर ये 2 महीने मजीद लटक जाएंगे और सितंबर तक ये मामलात इसी तरह लटके रहेंगे। तो थोड़ा सा ये तशवीश का इजहार की मेरा ख्याल है नजर आया हमें इसमें।
शाह साहब, कल अलीमा खान बाकी साहिबा आपको ने, तो पता है कि जब इमरान खान साहब, अच्छा, और एक बात देखें, जहन में रखेंगे कारकुनों को, परेशानी तो है कि खान साहब की रिहाई नहीं हो रही और खान साहब को इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे किए जा रहे। तो लेकिन उधर दूसरी साइड पे अगर आप देखें ना, तो इतना क्या खौफ है एक शख्स का कि वो आपकी तहवील में है, वो आपकी कैद में है, इंसाफ के तकाजे भी आपके पाबंद हैं, जब चाहे आप उनको इंसाफ दें ना दें, उसके बावजूद उनका इतना खौफ है इमरान खान साहब का। वो तो चीजें सामने नजर आती हैं कि अगर आपने बजट पास कराना है तो अब खान साहब की जो है ना वो समात रोक देंगे। तो ये चीजें मेरे ख्याल है ज्यादा से चलेंगी नहीं। सर, अलीमा खान साहिबा ने कल कमरा अदालत के बाहर इजहार बरहमी भी किया, और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि जो लोग कहते हैं ना कि खान साहब रिहा हो रहे हैं, उनकी बातों को ना सुना जाए। और बड़ा सख्त लबो लहजा उन्होंने अपनाया, और ये जो बातें कही जा रही थी, मुख्तलिफ खान साहब की रिहाई हो रही है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उसको राइट ऑफ कर दिया। मुनीर साहब, रीमा खान साहिबा बेसिकली सियासत नहीं कर रही हैं, उनको इस वक्त अपने भाई की फिक्र है, उनको पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, वो उसकी है। लेकिन उनको अब ये महसूस हो गया है, उनके ऊपर अब ये बात खुल गई है कि बेसिकली कारकुनों और जो ऊपर की क्यादत है उसके दरमियान एक वाजे एक डिफरेंस है सोच के अंदर। और अब इमरान खान साहब के घर वालों को भी अब ये अंदाज़ा हो गया है कि जो ऊपर बैठी हुई क्यादत है, जिसको खान साहब ने ये टारगेट दिया था कि जल्द से जल्द उनके केसेस का फैसला होगा, खान साहब बाहर आएंगे, तो अब उनको ऐसा लगने लग पड़ा है कि शायद कारकुनों को भी और उनके इमरान खान साहब की बहनों को, उनके घर वालों को भी, कि शायद वो जो क़यादत है ऊपर बैठी वो काम कर नहीं रही और वो चाह नहीं रही कि इमरान खान की रिहाई हो। इसी वजह से उन्होंने ये तमाम जो है लोगों को उन्होंने बेसिकली मैसेज दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि ये जो सर, लोग आपको ये कह रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं आपको। इमरान खान की रिहाई इस तरह मुमकिन नहीं होगी शाह जिस तरह साहब, आप देख रहे शाह हैं। साहब तो पॉइंट टेकन, लेकिन मुझे एक बात ये बता दें। मेरा ख्याल है उन्होंने जो लॉलीपॉप दे रही थी क्या, उसको उन्होंने किया है। शाह साहब पॉइंट टेकन, मुझे एक बात बता दें। अलीमा खान साहबा के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि वो जो स्टेटमेंट देती हैं वो गौर खान साहब के या तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा से ज्यादा मजबूत भी नजर आ रहा है, स्ट्रांग भी नजर आ रहा है। और उन्हीं के स्टेटमेंट्स की वजह से अब तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा किनारा कशी कर इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, वो तो पार्टी का हिस्सा नहीं, वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो जो बात कह रही है वो उनकी जाती राय, पार्टी का से कोई ताल्लुक नहीं। तो कहीं ना कहीं इजहार ला ताल्लुक की भी है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी नहीं, है कि वो ये जो आपको स्टेटमेंट दे रही कहाँ है वो नजर ज्यादा आ रहा है? मकबूल हो रहा है। नहीं नहीं, आपको आपको ये कहाँ नजर आ रहा है? ये मेरा ख्याल है कि आप जो है ना वो मतलब जबरदस्ती की एक बात कह रहे हैं, आपको कहाँ नजर आ रहा है? देखें, बात यह है कि ये बात जो आप कहना चाहते हैं ना, वो मैं समझ रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि मरूसी सियासत के खिलाफ है खान साहब, और आपको ऐसा लगता है कि मरूसी सियासत हो रही है। सर ऐसा नहीं, नहीं है, मैं एक वो बात ये बताएं, बात उन्होंने आप पहले भी आपने कह दी। अभी अभी हालिया मरूसी तहरीक जो इंसाफ बनती है, के, देखें, ताल्लुक तो बनता है ना, एक बहन का ताल्लुक तो बनता है ना। इमरान खान साहब एक आइकन है भाई। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं, ठीक है ना? तो उनके बारे में उनके खानदान को फिक्र तो होगी ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऊपर की क्यादत है ये उसको मैसेज है, और ऊपर की क्यादत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि उस क्यादत का काम था इमरान खान साहब की रिहाई करना। ये वकीलों को खान साहब को ओहदों पे बिठाने का मकसद क्या था? खान साहब ने कोई जाकर चीफ जस्टिस थोड़ी बनना था। उन्होंने हम्म, ओहदों पर इसलिए वकीलों को बिठाया था कि उनके खिलाफ जो 200 से जायद केस हैं उसके अंदर रिलीफ देंगे वकील। ये सही। वकील सारे अभी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर जैसे। और अगर अभी जनाब हर 2 रोज के बाद वो आ जाते हैं, अब अगले पीर खान साहब की होगी समाअत तो हम यूं कर देंगे, बम सर चला यही तो मैं देंगे, कह रहा हूं कि गोले अगर आप चला बैरिस्टर देंगे। गौर की बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती, जबकि अलीमा खान साहबा जो स्टेटमेंट देती है वो बड़ा दो टोक है, बड़ा क्लियर है और बड़ा विविड है। बरक्स इसके तरीके इंसाफ का कोई भी रहनुमा अगर उनके अगेंस्ट उनके हवाले से स्टेटमेंट दे रहा है तो वो तो बड़ा नजर आता है कि अलीमा खान से पूरी तहरीक को लीड कर रही है। मुन्नी साहब, झूठ के पाँव नहीं होते ना, झूठ कमजोर होता है। झूठ को संभालने के लिए 100 झूठ मजीद बोलने पड़ते हैं। तो जो ये क्यादत मुनाफकत करती रही है कारकुनों के साथ, ऊपर की क्यादत, वो अब आस्ता आस्ता खुलना शुरू हुई है। तो जाहिर बात है उनके बयानात अब कमजोर तो नजर आएंगे। सर, बयानात की बात हुई, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। जब ये बात हुई है उनसे पूछा गया कि जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की कॉल दी है खान साहब ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। मैं वो स्टेटमेंट दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो स्टेटमेंट जिसमें आप बंदूक की बात करें, आप पीठ पे गोलियां चलाने की बात करें, ये स्टेटमेंट इस तरह की
तहरीक को मजबूत करेगा, कमजोर करेगा? ये स्टेटमेंट किस बात की अक्कासी करता है कि एक सूबे का सीएम है, वो अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है अपने अपने ही लोगों के खिलाफ, वो कैसे मुमकिन है कि आप अपने प्रोटेस्ट को पीसफुल प्रोटेस्ट जाहिर कर सकें? ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है ना, इन्होंने जो ये बयान दिया बेसिकली खुदकुश हमला है खुद तहरीक इंसाफ के ऊपर। और ये बयान जाहिर करता है कि वो किस तरफ खेल रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं, या वो खान साहब की तरफ खेल रहे हैं। जबकि आपने नोट किया होगा जिस वक्त वो ये कह रहे थे कि हम बंदूकों के साथ इस्लामाबाद आएंगे, तो जी। पीछे अलीमा खान साहिबा फरमा रही थी कि हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे। तो उनको ये बयान देने की जरूरत क्या पेश आई? तो मेरा ख्याल है कि वो, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि तहरीक इंसाफ में जितने भी दोगले मुंह वाले और जिन्होंने तहरीक इंसाफ में डबल गेम की है, वो सारे अब आस्ता आस्ता बेनकाब हो रहे हैं और इनके ऊपर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस लेकिन तरह शाह की साहब, बातें कर रहे एक हैं। एक शाह साहब, सॉरी आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब के पास तो कोई जादुई सुरंग है, वो कहीं ना कहीं से इस्लामाबाद से फिर ईपी के पहुंच जाते हैं, पेशावर पहुंच जाते हैं। पिछली बार भी एक हमने देखा कि इस्लामाबाद जब कारकुन आए, तहरीक इंसाफ खुद क्लेम करती रही कि कारकुन जख्मी हुए, शहीद हुए, और क्यादत थी, वो कहीं नजर नहीं आई। अली अमीन गंडापुर साहब क्या माजी से कुछ नहीं सीख रहे? वही रिवायती अंदाज, वही जाहरियाना मिजाज अपनाना, ये दुरुस्त? इसी जारहाना मिजाज के ऊपर वो समझते हैं कि शायद मैं बड़ा मकबूल लीडर हूँ, लेकिन अभी वो मकबूल उस तरह नहीं है। मेरा ख्याल है उनको सर मकबूल अपनी ना सही, काबिल नजरियाती कबूल तो है ना? सियासत, खान साहब के साथ अपनी नजरियाती सियासत का सबूत देना होगा अपने एक्शंस के साथ। अपनी जबान के साथ नहीं, जबान से तो सारे ही तोप चलाते हैं, वो तो हमेशा मतलब कि वो जबान से शोले उगलते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर वो भाग जाते हैं। और फिर नौ नौ जिले वो जनाब कंडक्टरों की मिन्नतें करके, कहीं लिफ्ट लेके, कहीं बाइक पे, कहीं साइकिल पे, कहीं तैर के, कहीं पत्थरों पे हाइकिंग करके, तो वो पहुंच जाते हैं वापस असेंबली के इजलास के अंदर एंड टाइम पर। तो उनका किरदार कुछ अरसे से जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो उस सर, तरह उस तरीके का नहीं चल रहा है जिस तरीके का तरीके इंसाफ के कारकुन चाहते हैं। और इस वक्त सर देखें, मेरा ख्याल है मेन फोकस तरीके इंसाफ का इस वक्त अब ये आ गया कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। तो उस रास्ते में जो रुकावट बनेगा वो जाहिर बात है वो डीपॉपुलर तो होगा। क्या साहब, मकबूल ना सही, काबिल कबूल तो है ना? जहाँ पे कबूलियत होनी चाहिए शायद वहां पे काबिल कबूल हो, तो मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब की जो सीट है वो बची हुई। यहाँ पे सीट का मामला नहीं है ना, किसी दिन तो जो है वो आपने जो गाजरें खाई हैं उसका हिसाब होगा ना। तो उस दिन क्या करेंगे? ये सारी चल, उम्र तो हालात एक से नहीं रहते ना, बादशाह फकीर हो जाते हैं, फकीर बादशाह हो जाते हैं। मुनीर साहब, ये वक्त की खेल है, ये वक्त का पहिया है। जिस वक्त ये चक्कर फिरता है ना, तो उसमें आप खुद देख लें, आपने अपनी जिंदगी में देखा कितने बादशाह फकीर हो गए और कितने फकीर बादशाह हो गए। तो ये तो वक्त का पहिया है, जब ये चलता है तो फिर जो है ना, गंदम के साथ घुन को भी पीस कर ले जाता है। चले मुझे इस टॉपिक को कंक्लूड कर दें। 26 जून को इस समात मुतवक्के है। मैं मुतवक्के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बार समात हो नहीं पा रही। तो अगर 26 जून को समात हो जाती है, तो क्या कोई खबर आएगी या फिर बस एक तारीख आएगी? देखें, अगर अदालत अपनी समाअत करेगी और अदालत अपनी कार्रवाई करेगी मेरिट की बुनियाद पे, तो फिर खान साहब की जमानत हो सकती है। लेकिन अगर वही सूरत हाल रहेगी कि किसी को सन स्ट्रोक हो गया, किसी को लू लग गई, किसी के जो है ना वो सर में दर्द हो गया, किसी के घर में इमरजेंसी हो गई, किसी को उम्रे पे जाना पड़ गया, जो हम देख रहे हैं इतने टाइम से, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि फिर दोबारा लटक जाएगा मामला। सर तो इसका आप मतलब इसको एक निकल जाए देखें, ना? आप एक एक वक्त में कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आप बहुत सारे लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मैं ठीक। समझता हूँ कि ये ना करें इस तरह। इसका जब रिएक्शन अगर आना शुरू हो गया तो फिर संभाला नहीं जाएगा। सर ठीक है, जो पॉइंट टेकन। मैं अब जरा बजट के ऊपर आता हूँ, क्योंकि बजट को लेके एक मामला बड़ा गर्म हुआ हुआ है। कल जब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो साथियों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। और जब बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ताखिर के बाद शुरू हुई, तो जो सवालात किए गए उसके शायद जवाबात नहीं थे। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, जिसके ऊपर वजीर आजम साहब ने भी नोटिस ले लिया कि अरकान असेंबली की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, सेनेटर्स की जो तनख्वाहों में 500%, 600% बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। कि तोजी ये दी जा रही है कि 2016 से लेकर अब तक तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो इसलिए वो एक साथ बढ़ाई जा रही हैं। जबकि दूसरी जने आवाम को ये कहा जाता है कि आवाम सब्र करे, क्योंकि एक मुश्किल वक्त है, एक मुश्किल दौर है, आईएमएफ की कड़ी शराइत है और हम आवाम को ज्यादा रिलीफ नहीं दे सकते। उसी वक्त में इतना बड़ा इंक्रीमेंट कर देना गाँव में, क्या ये जस्टिफाइड था? और वजीर आजम साहब ने जो नोटिस लिया है, इस नोटिस को कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि औरंगजेब साहब जो हमारे वजीर खजाना हैं,
वो सवालों का जवाब शायद इसलिए नहीं दे सके कि उन्हें खुद नहीं पता था कि बजट कौन क्या है। उन्होंने तो पढ़ के सुनाना था, वो उन्होंने पढ़ के सुना दिया, तो शायद उनको बजट की तफसीलात का पता ही नहीं था। तो वो सवालों सवालों से जो है ना, वो देखा है आपने कि वो आंख चुराते रहे हैं कई जगह पर। सेकंड बात ये आ जाए कि वो वजीर आजम साहब परेशान है। वजीर आजम साहब तो आपको पता कितने सख्त परेशान है। वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, फिर फोन आ जाता है, फिर वो ऑर्डर दे देते हैं, जहाज गिर जाते हैं और हम जंग जीत जाते हैं घंटों के अंदर। उनका तो वो कहते हैं ना कि हाय उजूदे पशेमा का पशेमा होना। तो वो वजीर आजम ने जो नोटिस लिया है ना तनख्वाहों का, आप देखें ना, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए आप पहले 4% से बारगेन शुरू करते हैं, फिर 6% का उनको झांसा देते हैं, फिर एहतजाज करते हैं, उनको डंडे मारते हैं, आप सोटे मारते हैं। उसी पार्लियामेंट के बाहर जिसके अंदर आप ठंडे कमरों के अंदर बैठे हैं और वो लू के अंदर एहतजाज कर रहे हैं अपनी तनख्वाहों के लिए, वहां पर उनको 10% का आप जो है ना तनख्वाह बढ़ाकर दे देते हैं, इतना रो रो कर उनको डंडे सोटे मार कर। ठीक है। दूसरी तरफ आप बजट से पहले ही 600-600% अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, 2 लाख की तनख्वाह 9 लाख कर लेते हैं। तो अब वो इस मौके पे वो वजीर आजम के नोटिस से मुझे याद आ गया, एक शख्स बड़ा भूखा था, तो वो गया होटल में और कहने लगा कि यार ये सालन ले आओ और 30 रोटियां ले आओ। तो होटल वाला कहने लगा कि 30 रोटियां, यार आप इतना खाओगे? कहता हो इधर आओ, ये वापस लेकर जाओ उसमें से 2 रोटी। तुमने मुझे इतना भूखा समझा हुआ है कि मैं जो है ना वो खाऊंगा। तो ये वजीर आजम साहब जो है ना वो उस पर नोटिस लेंगे और हो सकता है कह दें आप 10-10 हज़ार रुपये इसमें से तनख्वाह कम कर दें, 9 लाख रुपए के बजाय अब 8,90,000 रुपये कर दें। ये आपको पता है ये सारा क्या मुराद इनके लिए है? ये अवाम दोस्त बजट है ही नहीं इसके अंदर। आप देखें ना कितनी शर्म की बात है कि हम जो दुनिया के अंदर एक ज़रूरी मुल्क के तौर पे पहचाने जाते थे, हमारी 6 बड़ी फसलों के अंदर कितना डिक्लाइन हुआ है। जी। किसान कितना जलील कर दिया आपने। मतलब 200 रुपए के करीब आपकी चीनी है और 250 रुपये मन आपका जो है ना वो गन्ना है, उसका आप 250 रुपये का रेट नहीं लगाते। मतलब कैसा, ये किस तरह का इंसाफ है कि उस गन्ने का आप थूक तक बेच देते हैं, उस गन्ने की, उस गन्ने का जो है ना बचा हुआ फुजला तक बेच देते हैं आप। ठीक है। तो कहने का मकसद है यहाँ पर आप देखें ना, 50 रुपये मन भिंडी जो है वो अब जानवरों को बट रही है। किसान रोड के ऊपर गंदम लेके खड़े हैं, आप 400-400 अरब का गंदम इंपोर्ट कर लेते हैं। आपने पाकिस्तान को समझा हुआ क्या है? आप क्या सर समझ रहे हैं? सर मतलब सिंध के आवाम इतनी गोदामों कहीं में गुजरी है कि कई। आप जो चाहें जितना मर्जी तौक अवाम के गले में डालते जाएं। आप आईएमएफ के आगे आप रोते रहें कि आईएमएफ लोन दे दे। उस आईएमएफ से सिर्फ ये अवाम कर्जदार हो रही है, हमारी नई नस्लें कर्जदार हो रही हैं, लेकिन उस जो हमें लोन लेते हैं इतनी मुश्किल से, उसका बेनिफिट अवाम को नहीं मिलता। सर ये जो सिंध के गोदाम हैं उनमें सरकारी है, कई हजारों टन हर बार जाया हो जाती है, पड़ी रह जाती है, उसकी तकसीम नहीं हो वो पाती। जाया की जाती है ना, क्योंकि गोदामों में पड़ी गंदम वो मजा नहीं देती है जो इंपोर्ट की हुई गंदम से डॉलर्स आते हैं ना, वो मजा आता है उसके अंदर। ठीक है ना। जिस तरह आप सैलाब के मुतासरीन के ऊपर सर सियासत इम्पोर्टेड कर रहे गंदम हो है, तो सर मजा इम्पोर्टेड आता है। गंदम, गंदम की बात ही नहीं इम्पोर्टेड। जी, वो वहां पे चूहे बहुत मोटे हैं ना सिंध के अंदर, वो गंदम खा जाते हैं ओरिजिनल वाली। फिर बाद में जब हम एक्सपायर्ड गंदम इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर फिर हमें मजा आता है ना, उसके अंदर किक बैक्स मजे के देखिए शाह होते साहब, हैं। आप मेरे ख्याल से ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। सर पीपल्स पार्टी ने, जो कि अब इत्तेहादी है या नहीं मुझे नहीं कह सकता, लेकिन सदर उनका है, आम आईनी नशिस्त जो ओहदे वो उनके पास है, उन्होंने सर नोटिस ले गवर्नर्स लिया है। उनके सर वो हैं। कह रहे हैं नहीं हम पास होने देंगे इस तरह का बजट, और बड़े सख्त तहफुज़ात है। बल्कि उन्होंने कहा सोलर के ऊपर टैक्स लगाना तो मुल्क की तरक्की के ऊपर टैक्स लगाने के मुतरादिफ। सर तो सोलर है और दीगर मामला के ऊपर आप देखें पीपल्स पार्टी ने स्टैंड ले लिया बिलाकर। सर वो कहते हैं इतना जोर का एहतजाज आया है। आपको याद है ना, बिलावल साहब ने एक दफा कहा था मुझे बड़ा जोर का एहतजाज आया है। तो मेरा ख्याल है फिर पीपल्स पार्टी को बड़ा जोर का एहतजाज आया और अब तो तबाही मच जाएगी। आप देखिएगा इस हुकूमत की, बाहर ऐसे ऐसे बयान होंगे कि वो कुत्ते नहलाने वाले और जो है ना अंग्रेजों के वफादार और फलाने ढिमकाने, और अंदर ठंडे कमरों के अंदर बैठ के एक मुल्क की मुफाद के वसी तर मुल्क की मुफाद में ये फिर आपस में चलते रहेंगे। ये मुनाफिकाना सियासत है, हम इसको देखते आए हैं एक अरसे से। ये छोड़ें, आप अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अवाम की बेहतरी का सोचें, कुछ खुदा का खौफ करें। आप ये जो एंजॉय कर रहे हैं इसका खाली आपको पाकिस्तान के अवाम को जवाब नहीं देना, इसका आपको आखिरत में भी अल्लाह को जवाब देना है कि आपको जो अल्लाह ने सरदारी दी है, या आपने जो एक सरदारी ली है मुख्तलिफ सपोर्ट से, तो कम अज़ कम उसमें अवाम को कुछ तो बेनिफिट देते हैं। क्यों उस अवाम की खाल खींच रहे हैं आप सब मिलकर?
सर मतलब आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं करेगी और बजट अप्रूव हो जाएगा बहुत ऐसा? जोर का एहतजाज करेगी सर, मैं आपको कह रहा हूँ ये धरती हिल जाएगी, सिंध हिल जाएगा, पूरा पाकिस्तान में जनाब आप देखें क्या होगा। यकदम ऐसा एहतजाज होगा कि तबाही फिर जाएगी। और वही जो रोटी जो अभी 25 रुपए की है वो 35 में चली जाएगी, क्योंकि नुकसान इतना हो जाएगा एहतजाज का कि उस एहतजाज की सिक्योरिटी का, उसके अखराजात का, उस एहतजाज की देखभाल का, उसका भी खर्चा लग जाएगा अवाम के ऊपर, और बजट में मजीद अवाम पे बोझ आ जाएगा कि जो पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए एहतजाज किया, अब इसके अखराजात भी अवाम ही पे करेगी। तो छोड़े, इनकी ना दुश्मनी अच्छी ना इनकी दोस्ती अच्छी। मेरा कहने का मकसद यह है कि खुदा का वास्ता सर है, तुसी इन सब कह शख्स गए और बातों आप को कह कि रहे हैं अवाम कि का ना सोच दोस्ती लें, अच्छी ना अवाम दुश्मनी बहुत अच्छी। बुरी है। आप देखें कि अभी पिछले 8 दिन में तकरीबन 9 लोगों ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दी है। यस। ये कोई मजाक नहीं है, ये शर्म की बात है। ये हमारे जो अहले इक़्तिदार बैठे ना, उनके लिए शर्म की बात है। वो कोई अल्लाह के खौफ से डरें, वो इस बात से डरें कि इस अवाम को आप कितना नोचेंगे, इसका कितना खून चूसेंगे। आपने अपनी तनख्वाह बढ़ाती होती है तो आप 2 लाख से 9 लाख पे चल ले जाते हैं। अवाम के लिए आपने जो है ना कोई सहूलत देनी होती है तो उसके अंदर आप मजीद परेशानी पैदा कर देते हैं। आपने डिजिटल डिजिटल देखे ना, डिजिटल की आड़ में आकर आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिए। पूरी दुनिया में फरोग दिया जाता है आईटी को, आप आईटी के दुश्मन बन चुके हैं, आईटी के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। इवन ये कि आप अपने पैसे निकलवाने पे टैक्स देंगे फालतू का 1200 1300। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर को तो पाकिस्तान में अब जीने का हक भी नहीं है। नॉन फाइलर को तो अब मतलब अलहदा मस्जिद में नमाज भी शायद ना पढ़ने देंगे कुछ अरसे के बाद। तो आपने एक ऐसा एक तबकाती निज़ाम बनाना शुरू कर दिया है कि जो दोहरा मेयार है, और दो किस्म के अवाम आप शो कर रहे हैं। ठीक है ना। आप एक बात देखें मुनीर भाई, कि डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए था कि आप कोई स्किल प्रोग्राम करते जिससे आपकी नौजवान नस्ल वो कोई महारत हासिल करती, स्किल हासिल करती और खुद कफील होती, इंडिपेंडेंट होती। उसके सही। बजाय आपने तालीम के लिए तो अखराजात रखे मामूली से, और आपने जो आप एक स्टाइफंड दे रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, आप जो वजीफ़ा दे रहे हैं, आप जो खैरात दे रहे हैं, उसके अंदर आपने अरबों रुपए का इजाफा कर दिया। तो मतलब आप खुद अवाम को भीख पर लगाना चाहते हैं, लाइनों में लगाना चाहते हैं, सर और ये नहीं चाहते कि वो अवाम आज खुद कफील बने। सर वो और बेनजीर कुछ सपोर्ट का निजाम भी जो है वो आज हाफिज नईम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसमें कितनी शानदार अंदाज से करप्शन की जाती है। खैर उसके ऊपर चलेंगे शाह साहब, मेरा लेकिन वो हाफिज पता नईम मैं। साहब ने बताया तो है मुनीर भाई, हाफिज नईम साहब का भी आपने जिक्र किया, उनको भी जो है ना थोड़ा सा मैं जो है ना वो सवाब देना चाहता हूँ कि वो उन्होंने बताया है। लेकिन हो सकता है कल जब उनको हिस्सेदार बना दिया जाए तो वो भी चुप कर जाएंगे। उनका भी हर एहतजाज इसी तरह, उसका अंजाम इसी तरह का ही होता है। चलें सर, आप कह सकते हैं, आप शाह साहब हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन चलें मुझे ईरान की जरा मामला के ऊपर बात करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ ये सूरत हाल है, एक बजट का मसला पड़ा हुआ है और फिर सियासी अदम इस्तेकाम है, आइन के मामला अलग है, माशी तौर पर एक अलग चैलेंज है। उसके साथ अब आपके पड़ोस में एक बड़ी जंग तैयार हो रही है सर, ईरान, इसराइल, अमरीका। ये एक जो माहौल बन रहा है, जो जंगी सूरत हाल बन रही है, क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान क्या तैयार है? इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, हम तो कभी भी तैयार नहीं हो। हमारे ऊपर तो जिस वक्त कोई चीज़ आके कोई मुसीबत गिरती है उस वक्त हम भाग दौड़ शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए मुनीर साहब, ये एक बड़ा संजीदा मामला हो गया, और इसको बहुत सारी मुल्क, कौमें, लीडर्स जो होते हैं वो ऐसी चीज़ों की पहले से तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कोई एक दिन में नहीं हो जाती हैं। ये सबको पता था। कितने सालों से हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर प्रेशर है, कि 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से ईरान के ऊपर एक एम्बार्गो है। तो हमें पता तो था कि एक वक्त आएगा कि जब ईरान को बिल्कुल फिनिश कर दिया जाएगा। क्योंकि देखें, अगर आप गौर से समझें तो ईरान के ऊपर ये प्रेशर इसलिए है कि ईरान एक तो एटमी मुल्क बनने जा रहा है, बल्कि बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट्स, क्लेम करते हैं कि बन चुका है। रिसर्च ये कहती है कि वो ऑलरेडी ये सलाहियत हासिल कर चुके हैं। लेकिन अगर उसके साथ आप देखें तो ईरान के ऊपर ज़्यादा इस वक्त नजरें हैं कि ईरान वाहिद इस्लामी कुव्वत है इस वक्त जो सहूनी ताकतों के खिलाफ अमली तौर पर एक रेजिस्टेंस रखती है, एक सही। मज़ाहमत के तौर पे सामने खड़ी है। आप देखें ना, सारे इस्लामी मुल्कों ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लिया है ज़ायनिज़्म के साथ, लेकिन ईरान कंप्रोमाइज़ नहीं करके बैठा हुआ। तो इसलिए ईरान उनके लिए एक आखिरी वो हर्डल है जिसको क्रॉस करके अपने मकासद ग्रेटर इसराइल को के जो है ना वो तकमील कर सकते हैं। थर्ड टेम्पल की अपनी वो स्टार्ट कर सकते हैं, जो उनके मजहबी मामलात हैं जिसके लिए दुनिया में उन्होंने इतना फसाद मचाया हुआ है। लेकिन
ईरान में अगर देखें जंग हो गई तो उसके पाकिस्तान में बहुत खतरनाक असरात होंगे। खुदा न खास्ता वहाँ पे देखें, वहाँ पे एक न्यूक्लियर मामला है, न्यूक्लियर मामला होगा तो ताबकारी के असरात पाकिस्तान भी आ सकते हैं। क्या सही। हम उसके लिए इतने तैयार हैं? और ऑयल ये की प्राइसेस पाकिस्तान ऊपर के ऐसे जाएंगी। सूबे के साथ जुड़ा हुआ है, बलूचिस्तान, जहां पे अनसर्टनिटी, स्मगलिंग अपने उरूज पे है। स्मगलिंग को तो छोड़ें, वहां पर मतलब उन लोगों को ये भी नहीं पता कि जंगी हालात में किस तरह अपने आप को बचाना है। बिल्कुल सही, खुदा बिल्कुल ना सही। खास्ता इस तरह के मामलात हो गए, रेडियो एक्टिव मामलात हो गए, ताबकारी के मामलात हो गए, तो आपने कितनी सेंस दी हुई है अपने पाकिस्तान के लोगों को? आपकी कितनी तैयारी है? पहली बात। दूसरी बात, ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी, तो ऑयल प्राइसेस और प्राइसेस के लिए ऑलरेडी आपने जा पहले चुकी हैं से शाह क्या साहब, हिकमत ऑलरेडी ऑयल अमली? प्राइस ऊपर जा चुकी हैं। और एक और बड़ा जी मैं खतरा यह है कि अगर ईरान के किसी ऐसे हिस्से में कोई इस तरह का मामला होता है, तो जो ग्वादर पोर्ट है, सीपेक का आपका मंसूबा है, वो मेरे ख्याल से कई सालों के लिए डेड हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान पे इसके बहुत खतरनाक असरात हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी देखे ना, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, सारी आपकी तजारत रुक जाएगी। हम तो हर चीज बाहर से मंगवा रहे हैं, तजारत रुक जाएगी। ज़राअत हमारी ख़त्म है, माशियत हमारी ख़त्म है, सियासत का हमारा कोई लेवल नहीं है, और ख़ारजा पॉलिसी हमारी कितनी है वो ठीक, सबको पता है। ठीक है ना? ठीक होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर हमें बहुत आंखें खोलनी चाहिए। और अभी एक बात और भी समझने वाली है कि आप अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ठीक है ना? चीन आपका भाइयों जैसा दोस्त है। ठीक है? और ईरान को आप कहते हैं हमारा हमसाया भाई है। तो मुझे बताएं कि हुकूमत की कितनी आपको एक ताकत नजर आ रही है कि हुकूमत खड़ी किसके साथ होगी? ये एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूँ आपके नाजरीन के लिए, कि उनको समझ आए कि हुकूमत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनती है यूएसए की भी, चाइना की भी, और ईरान के साथ हमारे एक बरादराना ताल्लुकात हैं। तो हमारी हुकूमत कहाँ खड़ी होगी और हमें इस जंग के क्या मतलब के परेशानियां उठानी पड़ेंगी, ये एक सवालिया निशान है। ठीक हो गया शाह साहब, मेरे ख्याल से काफी आपने कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर गुफ्तगू कर दी। मेरे पास प्रोग्राम के वक्त पे अपने काम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।